भाजपा के ही एक बड़े नेता ने हमें बताई कि अगला नंबर राघव का है। अच्छा, भाजपा में आपके जासूस हैं इसका मतलब? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में आपको जान के अचंभा होगा, बहुत सारे, और कांग्रेस पार्टी में भी बहुत सारे हमारे वेल विशर्स, हमारे शुभचिंतक, हमारे समर्थक बैठे हैं, जिन्हें हम भी कहते हैं कि हमारी पार्टी में मत आओ, वहीं बने रहो, वहीं रहकर हमारी मदद करो। ये आपने नई बात बताई। उन्होंने ये सूचना दी है कि जैसे केजरीवाल मॉडल के स्वास्थ्य के जो जनक थे, स्वास्थ्य मॉडल के सत्येंद्र जैन, उन्हें जेल में डाल दिया। शिक्षा मॉडल के जनक मनीष सिसोदिया जी को जेल में डालने की तैयारी है। अब क्योंकि गुजरात की जिम्मेदारी इन युवा कंधों पे डाल दी, तो इसी को जेल में डाल दो। ये जेल में रहेगा तो गुजरात नहीं आएगा, गुजरात नहीं आएगा तो काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा तो भाजपा के लिए जिंदगी आसान रहेगी। तो ये तो सरल राजनीति है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि बिना किसी सब्सटेंस के आपको जेल में डाल दिया जाएगा। देखिए, कोई तो आखिर क्या चार्ज होगा? राघव चड्ढा ने ऐसा क्या कर दिया जो बीजेपी या सत्ताधारी पार्टी सरकार उनको जेल में डालना चाह रही है? भारत का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यह कहता है कि एक अपराध होता है, अपराध के बाद मुकदमा दर्ज होता है, मुकदमे में कार्रवाई होती है, इन्वेस्टिगेशन भी चलती है, बयान चलता है, फिर ट्रायल पे स्टेज पे आता है, ट्रायल स्टेज के बाद कन्विक्शन होती है, कन्विक्शन के बाद जेल होती है। ये भारत की सामान्य तौर पे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रहा है, जो 75 साल से भारत में चलता है। भाजपा ने भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को पूरा उल्टा कर दिया। वो कहते हैं किस आदमी को जेल में डालना है, अच्छा राघव चड्ढा को जेल में डालना है, अच्छा केजरीवाल को जेल में डालना है, तो उस आदमी को पकड़ते, पहले उसका नाम जानते हैं, फिर उसके आसपास की कोई चीजें ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब उस आदमी ने कुछ गलत नहीं किया, कुछ मिलता नहीं, तो सबूत खुद बनाते हैं, केस खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, झूठ मूठ का मुकदमा बनाते हैं और सीधा जेल में डाल देते हैं। कोई ट्रायल नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कुछ नहीं। तो ये भारत की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और भाजपा का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक बहुत बड़ा अंतर जो आज देश में नजर आ रहा है, वो आपको भी आ रहा है। और ऐसा कैसे हो सकता है कि सारे लोग जो ईडी सीबीआई पकड़ती है, जो पुलिस पकड़ के जेल में डालती है भाजपा की, वो सारे विपक्ष के गैर भाजपा नेता हैं। जो आप तमाम विपक्षी पार्टी के नेता कहते हैं कि इस एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है बीजेपी, जो आप लोगों की लाइन अक्सर होती है। नहीं, मैं इस सवाल को कुछ और लेकर जाना चाहता हूं। पिछले 1.5-2 महीने 3 महीने से ऐसा क्यों लगता है कि आम आदमी पार्टी की पूरी पॉलिटिक्स जेल के इर्द गिर्द ही घूम रही है, या विक्टिमाइजेशन के आसपास ही घूम रही है कि हमें निशाना बनाया जा रहा है, जो आप अभी कह रहे हैं कि हमें निशाना बनाया जा रहा है? ऐसा क्यों लगता है? देखिए, हुआ क्या, जब तक हम दिल्ली की एक छोटी सी पार्टी थे, तो भारतीय जनता पार्टी को 5 साल में एक बार दर्द होता था जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव होता था और उसमें दिल्ली की जनता आई लव यू केजरीवाल बोलकर अरविंद जी को जिता देती थी। अब दिल्ली के बाद पंजाब का चुनाव हुआ, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई। पंजाब चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पे एक बहुत बड़ी राजनीतिक शक्ति, ताकत बनी। इससे भाजपा डर गई, इससे भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता घबरा गए और वो ये समझ गए कि कांग्रेस तो हमारे लिए बहुत ही सुविधाजनक विपक्ष था, कांग्रेस को तो हम हरा सकते हैं, राहुल गांधी को तो राजनीति के रण के मैदान में कभी भी परास्त कर सकते हैं, ये अरविंद केजरीवाल जी हमारे काबू आने वाले नहीं है। तो केजरीवाल को कमजोर करने के लिए उनके आसपास के सारे लोगों को सीबीआई ईडी के मुकदमों में, रेडों में, सर्चिज में, सीजर में, कोर्ट में, जेल में फंसा दो। यही सबसे सरल चीज है भाजपा के पास। उन्होंने वो बाण आज हम पर चला दिया। अब आप मुझे एक चीज का जवाब दें, मैं आपसे सवाल पूछता हूं। वैसे सवाल तो मैं पूछने आया था। आपके माध्यम से जनता से पूछता हूं, क्या आज गुजरात में चुनाव चल रहा है, हम गांधी की, सरदार पटेल की धरती गुजरात में बैठे हैं, आज यहां पर भाजपा के नेता कांग्रेस को गाली देते हैं, कांग्रेस के किसी नेता के बारे में कुछ बोलते हैं? कुछ नहीं बोलते, कुछ भी नहीं कहते, सिर्फ केजरीवाल को गाली देते, सिर्फ आम आदमी पार्टी को गाली देते। क्यों? के लिए तो अच्छा है, वो केजरीवाल का कद बड़ा कर रहे हैं। क्योंकि केजरीवाल से डरते हैं। अरविंद केजरीवाल जी रात को भूत बनकर भाजपा के नेताओं के सपनों में आते हैं और वो सक पका के उठ जाते हैं भाजपा के नेता। आपने कांग्रेस का जिक्र किया, मैं कांग्रेस गुजरात चुनाव पे ही आऊंगा, लेकिन पहले कांग्रेस के बारे में बात कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी के बारे में जो अभी तक का एनालिसिस है,
आम आदमी पार्टी उन स्टेट्स में बड़ा अच्छा करती है जहां कांग्रेस कमजोर हो रही है, या फिर कांग्रेस जहां सत्ता में है, और उसका उदाहरण भी है, पहले दिल्ली और अब पंजाब। आम आदमी पार्टी उन राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती, या कहें कि खराब प्रदर्शन करती है। उसके लिए आप उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और गोवा गिन सकते हैं। अब आप गुजरात आए हैं और 27 सालों से यहां बीजेपी की सरकार है। ये धारणा गौरव भाई थोड़ी सी गलत है और इसको बड़ा सिंप्लीफाई करके पेश करने की कोशिश अक्सर करी जाती है कि आम आदमी पार्टी वहीं अच्छा करती है जहां कांग्रेस की सरकार होती, लेकिन ये गलत है। क्यों? दिल्ली में, दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का मुकाबला कांग्रेस से नहीं होता। कांग्रेस पहले भी 0 पे थी, आज भी 0 पर है। 2015 का विधानसभा चुनाव भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी। चलिए मैं इस सवाल को और सिंप्लीफाई कर देता हूं। आम आदमी पार्टी कांग्रेस का स्पेस ले रही है, ये लोग कहते हैं। जब एक स्टेट के, एक सूबे के 55, 60, 65% लोग एक पार्टी को वोट दें, जैसे दिल्ली में देते हैं, जैसे पंजाब के लोगों ने दिया, इसका मतलब है भाजपा का मतदाता, कांग्रेस का मतदाता, फेंस सिटर मतदाता, हिंदू हो, कोई और धर्म का हो, सवर्ण हो, दलित हो, अमीर हो, गरीब हो, महिला हो, पुरुष हो, यंग हो, ओल्ड हो, हर तबके का, हर बिरादरी का, हर धर्म का, हर जात का शख्स बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए, एक नए केजरीवाल मॉडल के लिए झाड़ू का बटन दबाता है। कोई एक पार्टी विशेष का नहीं दबाता। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो धारणा है ये गलत है। और गुजरात की जहां तक बात है, गुजरात में कांग्रेस पार्टी वो बूढ़ी पार्टी है जो अपनी अंतिम सांसें ले रही है, हाशिए पर है। कांग्रेस पार्टी पिछले 27 सालों में यहां भाजपा को नहीं हरा पाई। जो पार्टी 27 सालों में भाजपा को नहीं हरा पाई, अब वो 28वें साल में क्या हराएगी? इसीलिए गुजरात के लोग जो बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, जो थक गए हैं एक ही रंग की, भाजपा के रंग की शर्ट पहन पहन के, हर बार मशीन पे एक ही बटन दबा दबा के, आज वो झाड़ू का बटन दबाकर केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को अपनाना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी की परिवर्तन वाली सरकार लाना चाहते हैं। तो राघव चड्ढा ये कह रहे हैं कि गुजरात का चुनाव इस बार दिल्ली मॉडल या कहें केजरीवाल मॉडल वर्सेस गुजरात मॉडल होगा। और गुजरात में जब हम बात करते हैं तो बीजेपी 27 सालों से सत्ता में, और जिसमें से आधा तो वो रहे हैं जो उस वक्त देश के प्रधानमंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री रहे हैं 27 सालों से। और आप भी दिल्ली में 2 चुनाव बहुत प्रचंड बहुमत से जीते हैं। क्या कांग्रेस बिल्कुल, आपने कांग्रेस की बात की, काफी बात की, कांग्रेस बिल्कुल सीन से गायब है और ये चुनाव केजरीवाल वर्सेस मोदी है गुजरात का? 2024 का सेमीफाइनल भी लोग कह रहे हैं, उस पर बाद में बात करेंगे। क्या ये केजरीवाल वर्सेस मोदी है? देखिए, हर चुनाव बुनियादी मुद्दों पे लड़ा जाता है। आज अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली में सरकार है 7 सालों से, बीजेपी की सरकार है गुजरात में 27 सालों से। दिल्ली में 7 सालों में अरविंद केजरीवाल जी ने बिजली 24 घंटे कर दी और मुफ्त कर दी। 27 साल में भाजपा गुजरात में बिजली मुफ्त नहीं कर पाई। 7 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने शिक्षा को वर्ल्ड क्लास बना दिया। पीएम खुद कह रहे हैं। मैं उस पे आ रहा हूं, मैं आता हूं, उस रेवड़ी वाले सवाल पे भी आता हूं। 7 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के स्कूलों को शानदार कर दिया, वर्ल्ड क्लास कर दिया, प्राइवेट स्कूलों से बेहतर कर दिया। 27 साल बाद भी गुजरात के सरकारी स्कूल वही घिसे पिटे गले पुराने, जिसमें कोई अपने बच्चे का दाखिला नहीं कराना चाहता, मजबूरी में कराता है। 7 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ केयर फैसिलिटी, वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर, मोहल्ला क्लिनिक से लेकर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बना दिए। 27 साल में भाजपा ना मोहल्ला क्लिनिक बना पाई, ना सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बना पाई। तो केजरीवाल साहब ने एक मॉडल दिल्ली में दिया जो पंजाब के लोगों ने अपनाया, आज वो गुजरात के लोग अपनाना चाहते हैं। और जहां तक बात है 2024 का सेमीफाइनल है कि क्वार्टर फाइनल है, आज पूरा देश ये जानता है कि अगर गुजरात के स्तर पे हो या राष्ट्रीय स्तर पर हो, अगर कोई एक शख्स भाजपा को चुनौती दे रहा है, उस शख्स का नाम है अरविंद केजरीवाल। मेरा यही सवाल था। तो आप ये कह रहे हैं कि ये चुनाव केजरीवाल वर्सेस नरेंद्र मोदी या बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस को आप इस लड़ाई में नहीं गिन रहे हैं, जबकि कांग्रेस वो पार्टी है जिसने पिछले चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दी, 77 सीटें जीती। आप सिरे से खारिज कर रहे हैं उसको। देखिए, कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व समाप्ति की ओर है। अब आप देखिए, राहुल गांधी जी देश भर में भारत जोड़ो यात्रा निकालने की बात कर रहे हैं। वो भारत जोड़ो यात्रा पिछले 20 दिन से तमिलनाडु और केरल में चला रहे हैं। चुनाव गुजरात में है।
तो ये क्या भारत जोड़ रहे हैं? तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी आज चुनाव या राजनीति को लेकर कोई गंभीर है। वो कांग्रेस पार्टी जो भाजपा को 27 साल गुजरात में नहीं हरा पाई, वो आगे भी नहीं हरा पाएगी। और इसीलिए मेरा आज आप इस मंच से, टीवी 9 भारतवर्ष के एक बहुत बड़े मंच से गुजरात के मतदाता को एक मैसेज है कि जैसे दिल्ली के लोगों ने, पंजाब के लोगों ने यह बात समझ ली कि कांग्रेस को वोट देना मतलब अपना वोट खराब करने जैसा, वोट बर्बाद करने जैसा है, वैसे ही गुजरात में कांग्रेस को वोट देना अपना वोट बर्बाद और खराब करने जैसा है। क्योंकि कांग्रेस की तो सरकार बननी नहीं है, सरकार या आम आदमी पार्टी की बनेगी या भाजपा की बनेगी। तो जो लोग वही 27 साल पुरानी घिसी पिटी कमीज भाजपा की पहनना चाहते हैं वो भाजपा को वोट देंगे, जो परिवर्तन चाहते हैं वो आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। या ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि सरकार कांग्रेस प्लस आम आदमी पार्टी की बनेगी। देखिए, आम आदमी पार्टी आप कर चुके हैं दिल्ली में, इसलिए पूछा मैंने। नहीं, दिल्ली से इसका कंपैरिजन बिल्कुल बेमानी है। दिल्ली में हमारी गठबंधन की सरकार नहीं थी, अल्पमत की सरकार थी, उसूलों पे सरकार थी, उसूलों पे सरकार छोड़ दी, मुख्यमंत्री की कुर्सी को लात मारी, जनता के बीच गए। आजाद भारत के इतिहास में सबसे बड़े जनादेश की सरकार फिर से दिल्ली में बनाई। जहां तक गुजरात की बात है, मैं आपको विश्वास से कह रहा हूं कि यहां पर आम आदमी पार्टी अपने बलबूते भाजपा को परास्त कर कर एक परिवर्तन की सरकार, आम आदमी पार्टी की केजरीवाल मॉडल वाली सरकार बनाएगी। चलिए, ये तो वक्त बताएगा। आप मुझे एक बात बताएं, मैं युवा हूं, बिल्कुल, इसमें कौन सा शक है सर? मैं युवा पीढ़ी से नाता रखता हूं। मेरी उम्र 33 साल है। मेरी उम्र का जो गुजरात का युवा है, जो 25, 27, 30, 32, 33 साल का है, वो जब से पैदा हुआ या उसने जब से होश संभाला, उसने एक ही सरकार देखी। वो थक गए एक ही रंग की शर्ट पहन पहन के, एक ही सरकार को देख देख कर। अब इस अहंकारी सरकार से वो बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। आज वो युवा थकी हुई कांग्रेस, बूढ़ी कांग्रेस को भी वोट नहीं देना चाहता। वो युवा अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को वोट देना चाहता है। और इस युवा गुजरात में, इस युवा भारत में जिस पार्टी के साथ युवा खड़ा है उसी को वोट पड़ता है, वही सरकार बना। राघव जी, उस युवा को 2 बार मौका मिला और उसने दोनों बार नहीं बदला सरकार को, जिसको आप बता रहे हैं 18 साल में वोटिंग राइट मिल जाता है इस देश में, 2 बार तो वोट डाल दिया होगा उसने। हमारी 2015 में सरकार बनी दिल्ली में और हमें एक मॉडल प्रस्तुत करने का मौका मिला। वो मॉडल प्रस्तुत करते करते, निखरते निखरते, मॉडल बनते बनते, स्कूल ठीक होते होते, अस्पताल अच्छे होते होते, मोहल्ला क्लिनिक अच्छे होते होते, बिजली मुफ्त होते होते 5 साल तो लगते हैं, एक कार्यकाल तो लगता ही है। 5 साल बाद जब 2020 में वो मॉडल परिपक्व हुआ, भारत देश के सामने आया, तब पंजाब के लोगों ने गले लगाया। 2017 चुनाव में केजरीवाल मॉडल नहीं था, क्योंकि तब स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य पे काम चल रहा था। आज एक मजबूत मॉडल 5-7 साल में परिपक्व होकर गुजरात की जनता के सामने रखा गया है और गुजरात की जनता मुद्दों पे केजरीवाल मॉडल पे वोट देगी, आम आदमी पार्टी को चुनेगी। आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो इस वक्त भारत के सबसे लोकप्रिय चेहरे पॉलिटिक्स में, गुजरात के सबसे लोकप्रिय चेहरे, उनके चेहरे का जादू नहीं चलेगा इस बार? क्या प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बनेंगे? आप मुझे बताएं। क्या केजरीवाल जी बनेंगे? ये तो मुख्यमंत्री का चुनाव है। केजरीवाल जी बनेंगे? ये तो मुख्यमंत्री पद का चुनाव है। केजरीवाल जी दिल्ली से आएंगे? हम चुनाव से आपको नजदीक जाते जाते हमारी क्या रणनीति होगी, कौन हमारे मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार होगा, उसकी घोषणा करेंगे। लेकिन आज क्योंकि प्रधानमंत्री जी गुजरात सूबे से आते हैं, यहां पे अक्सर पत्रकार मुझसे सवाल पूछते हैं, मेरा एक ही जवाब होता है, क्या मोदी जी यहां पे मुख्यमंत्री बनेंगे? वो तो मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं, तो फिर ये सवाल ही बेमानी है। लेकिन राघव जी, केजरीवाल जी बनेंगे क्या? क्योंकि आपका भी पूरा प्रचार केजरीवाल जी केजरीवाल सेंट्रिक है। केजरीवाल जैसे भाजपा मोदी जी के नाम पे वोट मांगती है, ऐसे आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी के नाम पे वोट मांगती है। आपके कार्यक्रम का नाम क्या है? आपके कार्यक्रम का भी नाम है केजरीवाल के नाम पर। Exactly. तो गुजरात की जनता भी केजरीवाल के नाम पर वोट देगी। हमारी रणनीति क्या होगी, कौन मुख्यमंत्री पद का दावेदार होगा, उम्मीदवार होगा, वो जनता से सलाह करके हम आने वाले समय में आपके सामने रखेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। 2 चीजें और हैं और बड़ा इस वक्त सोशल मीडिया पे भी दिख रहा है। पहले मैं एक ट्वीट का जिक्र करूंगा जो आपकी सीनियर लीडर आतिशी ने किया, और आम आदमी पार्टी के उस ट्वीट पर बीजेपी के लोग बड़े गुस्सा हैं। वो कह रहे हैं कि आपने
प्रधानमंत्री के साथ साथ उनकी मां को भी चुनाव में घसीट लिया, राजनीति में घसीट लिया, उनके नाम पर पॉलिटिक्स की, जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, और बहुत गुस्सा है उसको लेकर। वो बड़े ट्वीट कर रहे, कह रहे हैं गुजरात के लोग आपको माफ नहीं करेंगे। क्या मैंने वास्तव में गौरव भाई वो देखा नहीं, ट्वीट मैंने देखा नहीं, तो मैं इस पर कॉमेंट नहीं कर सकता। और ट्वीट है जिसमें शायद वो कुछ एक रैप है जिसमें उनको मुझे वास्तव में जानकारी नहीं है, मैंने देखा नहीं। मैं कार्यक्रम के बाद जरूर देखूंगा और आपको अपना अधिकृत बयान उस पर दूंगा। लेकिन अगर ऐसा है तो उस पर राघव चड्ढा का क्या व्यू होना चाहिए? नहीं, मैं जो चीज देखी नहीं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता, और मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि किसी के भी परिवार का किसी भी चुनाव के रण के मैदान में अगर उनका राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं है तो उनका मेंशन नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने देखा नहीं है, मैं बिना देखे उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। जवाब मिल गया मुझे। अब आते हैं उस मुद्दे पर जहां केजरीवाल जी एक ऑटो ड्राइवर के यहां गए थे खाना खाने, आपको याद होगा। बहुत ज्यादा उसको लेकर हम लोगों ने भी खबरें चलाई और बड़ा वो हुआ कि केजरीवाल जी गए और ऑटो वाले के यहाँ खाना खाया, और वो ऑटो वाला, शायद मैं गलत नहीं तो विक्रम नाम है उनका, वो वहां रहते थे जो मुख्यमंत्री की विधानसभा थी, के नगर, वहां गए। उसको लेकर बड़ा हुआ कि देखो मुख्यमंत्री की विधानसभा में केजरीवाल जी के लिए कितना लोगों में दीवानगी है। उस ऑटो वाले ने बीजेपी के कार्यक्रम में जाकर यह कहा है कि भाई मुझे तो यूनियन ने कहा था मैं केजरीवाल जी का समर्थक नहीं हूं और मैं बीजेपी का समर्थक हूं। मतलब आम आदमी पार्टी ने ऐसे प्रचार किया कि वो केजरीवाल जी का बहुत बड़ा प्रशंसक है, लेकिन उसने साफ कह दिया कि मैं बीजेपी का प्रशंसक हूं और मैं बीजेपी को ही वोट देता आया। जब एक ऑटो चालक ने, एक साधारण गुजरात के एक शख्स ने जो रोजमर्रा जिंदगी के धक्के खा के अपनी दिहाड़ी पूरी करता है, उसने प्यार से अरविंद केजरीवाल जी को अपने घर आकर खाने का, रोटी खाने का न्योता दिया, तो अरविंद केजरीवाल जी ने यह नहीं पूछा कि तुम आज से पहले कौन सी पार्टी को वोट देते थे, तुम कौन से नेता के समर्थक हो, तुम कौन सी पार्टी से रिश्ता रखते हो। उसने प्यार से बुलाया, अरविंद केजरीवाल जी प्यार से उसके घर चले गए। रोटी मुझे जवाब देने दीजिए। आम आदमी पार्टी वाले और खास करके हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी किसी को गले लगाने से पहले या किसी के घर जाकर रोटी खाने से पहले, किसी का हाथ थामने से पहले ये नहीं पूछते कि तुम कांग्रेस पार्टी की हो कि भाजपा की हो। अरविंद केजरीवाल जी का यह मानना है कि भारत के 135 करोड़ लोग उनके परिवार का हिस्सा हैं और वो 135 करोड़ परिवारों का हिस्सा हैं, ये सब हमारे हैं। और चाहे आज से पहले कोई भी शख्स भाजपा को वोट देता आया हो, कांग्रेस को देता आया हो, इस बार अच्छे स्कूलों के लिए, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक के लिए, मुफ्त बिजली के लिए लोग सब केजरीवाल को ही वोट देंगे। मेरा अगला सवाल आप समझे नहीं, ऐसे ही लोग केजरीवाल जी को खाना खिलाकर बीजेपी को वोट दे देंगे, तब आपकी सरकार कैसे बनेगी? देखिए, अगर जनप्रतिनिधियों और जनता के बीच इतनी दूरी नहीं आती, इतनी दरार नहीं आती जनप्रतिनिधि और साधारण जनता के बीच, तो शायद अरविंद केजरीवाल जी को उस ऑटो चालक के घर जाने की जरूरत ही ना होती। 27 साल बाद गुजरात के भाजपा के नेताओं को एक गरीब ऑटो चालक की याद आई। 27 साल बाद आज भाजपा को केजरीवाल साहब ने मजबूर कर दिया कि जाओ ऑटो चालकों से बात करो, उनकी बारे में बात सुनो, उनकी बात सुनो, उनमें क्या, उनको क्या दर्द है, उन क्या परेशानियां झेलते हैं, उनकी बात सुन के उसका हल दो। आज ये बदलाव की राजनीति है कि गुजरात के भाजपा के नेता स्कूल, अस्पताल, ऑटो चालक, बिजली, पानी के मुद्दों पे बात कर रहे हैं और किसी मुद्दों पे बात नहीं कर रहे हैं। इससे साफ होता है कि चुनाव की बैटिंग पिच अरविंद केजरीवाल जी तैयार कर रहे हैं। भाजपा सिर्फ बॉलिंग करती है, हम छक्का मार के बॉल उड़ा देते हैं स्टेडियम के बाहर। और राघव चड्ढा आप भी गए हैं उस पिच पर, अब बैटिंग कर रहे हैं। मैं नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़ा हूं, मैं स्ट्राइकिंग एंड पे नहीं हूं। जिसका परफॉर्मेंस पंजाब में काफी अच्छा रहा। नहीं, पंजाब किसी एक शख्स की जीत नहीं है, पूरी पार्टी की जीत है। और जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं, इस पार्टी के चीफ इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट अरविंद केजरीवाल जी हैं। हम इंप्लीमेंट करते हैं उनकी स्ट्रेटेजी को। लेकिन हां, यह बात जरूर है कि आम आदमी पार्टी जिस भी चुनाव को लड़ती है पूरी मजबूती से लड़ती है। आज अगर हम गुजरात के लोगों को यह वादा कर रहे हैं कि हम परिवर्तन देंगे, तो तन मन धन से, हर चीज से, समर्पण से, पूरे विश्वास के साथ लोगों के बीच जा रहे हैं। और शायद तभी गुजरात के लोग आज अरविंद केजरीवाल जी पे विश्वास करते नजर आ रहे हैं। आज जब मैं आते हुए बाजार में माहौल जानने की कोशिश करी, कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करी, लोगों के मुंह पे यह बात है, एक मोको केजरीवाल ने, ये लोग अपने आप कह रहे हैं। मैंने परिवर्तन की बात करी, लोग कहते हैं केजरीवाल आवे छे, परिवर्तन लावे छे।
ये गुजरात के लोग अपने आप कह रहे हैं, मैं उनके कानों उनके अच्छा ये बड़ा उनके अच्छा मुंह आपने से कहा। सुन के मेरे आ मन रहा में हूं। भी एक सवाल था। राघव चड्ढा दिल्ली में रहते हैं, पंजाबी हैं, पंजाब के लोगों से अच्छे से कनेक्ट करते हैं। गुजरात के लोगों से वो कनेक्ट कैसे करेंगे जब सामने खुद ऐसे पार्टी हो जिनका सबसे बड़ा नेता गुजराती हो? देखिए, नेता राजनीति तय नहीं करते हैं, जनता राजनीति तय करती है। आम आदमी पार्टी किसको यहां नेता बनाती है, किसको सहप्रभारी बनाकर भेजती है, कौन चुनाव में क्या भूमिका निभाता है, ये एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में आप देखें ये मुद्दे गौण हो जाते हैं। किस मुद्दे पे चुनाव लड़ा गया है, लोगों के जहन में क्या बात है, लोग क्या चाहते हैं। आपने गुजराती सीखी लोगों से बात करने के लिए? थोड़ी बहुत सीखने की कोशिश करी, जो मैंने आपको बताया कि हमारे व्यूअर्स लोगों से जो मैंने सुना गुजराती में, लोगों ने कहा एक मौको केजरीवाल ने, ये मैं सुन के आया। लोगों ने कहा केजरीवाल आवे छे, परिवर्तन लावे छे। तो ये गुजरात के लोगों की दिल की आवाज है। नहीं, आपको मुझे लगता है ज्यादा मेहनत ना करनी पड़ जाए, क्योंकि सामने तो ऐसे लोग हैं जो गुजराती में पीएचडी हैं। लेकिन फिर भी चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर वो किसी एक भाषा में पीएचडी हैं, तो आम आदमी पार्टी वाले मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी देने में पीएचडी हैं, अच्छे स्कूल बनाने में पीएचडी हैं, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बनाने में पीएचडी हैं, और गरीब आदमी के बच्चे को बड़ा आदमी बनाने में पीएचडी है, ना कि किसी बड़े नेता के बेटे को बड़ा आदमी बनाने में पीएचडी। अच्छा, क्योंकि अभी रेवड़ी की हम बात कर रहे थे, आपने कहा था हम बाद में बात करेंगे, और मुफ्त आपने कहा कि मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली आपका सबसे मेन जो हथियार है। यही वो परसेप्शन है जिसको खुद पीएम मोदी रेवड़ी कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि ये रेवड़ी कल्चर खत्म होना चाहिए। मामला कोर्ट तक गया। क्या वाकई ऐसा? और वो कहते हैं कि अगर आपको किसी को कुछ देना है तो उनको आप एम्पावर करिए, इतना उनकी आर्थिक स्थिति बिल्ड कीजिए कि वो खुद वो चीजें खरीदें। आप मुफ्त का कल्चर क्यों बढ़ा रहे हैं? और क्या ये आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसको रेवड़ी कल्चर कह दिया है, ये कार्ड यहां भी चलेगा? देखिए, फैसला रेवड़ी, अरविंद केजरीवाल की रेवड़ी लोगों को ज्यादा पसंद है या भारतीय जनता पार्टी की रेवड़ी ज्यादा पसंद है, ये तो लोग फैसला लेते हैं गौरव भाई, लोकतंत्र में, राजनीति में। लेकिन मैं इन दोनों रेवड़ियों की परिभाषा आपके सामने जरूर रख देता हूं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी की रेवड़ी है, मैं रेवड़ी शब्द का ही प्रयोग करता हूं, रेवड़ी है, जिसमें गरीब आदमी को 300 यूनिट मुफ्त बिजली, गरीब आदमी के बच्चे को वर्ल्ड क्लास मुफ्त एजुकेशन, बढ़िया से बढ़िया इलाज, मुफ्त दवाइयां, मुफ्त ऑपरेशन, वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर मिलता है, ये सारी चीजें मिलती हैं। एक भारतीय जनता पार्टी का रेवड़ी का मॉडल है जिसमें बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के 10 लाख करोड़ का टैक्स माफ हो जाता है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के 15 लाख करोड़ का कर्जा माफ हो जाता है। यह भाजपा की रेवड़ी। अब लोगों को चुनना है कि लोगों को अरविंद केजरीवाल जी की रेवड़ी पसंद है या भाजपा की रेवड़ी पसंद है। यह मेरा एक पॉइंट है। मेरा दूसरा पॉइंट, आज गुजरात के मुख्यमंत्री को, गुजरात के एमपीस को, गुजरात के मंत्रियों को, सारे बड़े नेताओं को 5,000 यूनिट बिजली महीने की मुफ्त मिलती है, 50,000 पानी लीटर, 50,000 लीटर पानी हर महीने मुफ्त मिलता है, इलाज मुफ्त मिलता है, बड़े से बड़ा ऑपरेशन इनका फ्री में होता है, शिक्षा मुफ्त मिलती है। बड़े बड़े नेताओं के लिए सरकार का पैसा खर्च होता है, इनकम टैक्स जो आप और हम भरते हैं, जीएसटी भरते हैं, वो सारा पैसा बड़े बड़े नेताओं को ये सुविधा देने में जाता है। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल जी गरीब आदमी को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दे दें तो भाजपा के नेताओं के पेट में दर्द होता है। ये कहां की बात है? ये कहां का इंसाफ है? ये कहां का न्याय है? ठीक है, चलिए अब उन गारंटीज पर आते हैं जो केजरीवाल जी ने दी हैं। अभी तक कई सारी गारंटी वो दे चुके हैं। एक गारंटी उन्होंने दी है कि गुजरात में भ्रष्टाचार और भयमुक्त शासन देंगे, और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर किसी नेता ने, मंत्री ने, विधायक ने कोई काला धंधा किया तो वो काले धंधे बंद होंगे, पार्टी से निकाल देंगे। पंजाब में आपने किया भी, खुद हेल्थ मिनिस्टर को आपने जेल भेजा। लेकिन उस वक्त जब आप ये वादा कर रहे हैं, आपके एक और बहुत बड़े नेता सत्येंद्र जैन जी जेल में हैं और उनके ऊपर भ्रष्टाचार का ही आरोप है। जब आप ये वादा कर रहे हैं तो अमानतुल्लाह खान को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही जेल हुई, वो जमानत पे आ गए बाहर। जब आप ये वादा कर रहे हैं तो आप दिल्ली में सबसे बड़ी जो खबर है वो है एक्साइज पॉलिसी में घोटाला। जब हम ये बात कर रहे हैं तो सीएनजी बस में घोटाला, यानी भ्रष्टाचार के तमाम आरोप आपके ऊपर, बहुत बड़े बड़े नेताओं पर, केजरीवाल जी को छोड़ दें तो टॉप 2, टॉप 3 सब नेताओं पर लग चुके हैं। ऐसे में एक आम गुजराती आपसे ये सवाल नहीं पूछेगा, भाई आपके ऊपर इतने बड़े आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के, तो आप भ्रष्टाचार मुक्त शासन कैसे देंगे? आम गुजराती ये सवाल हमसे इसलिए नहीं पूछेगा
क्योंकि आम गुजराती ये बात जानता है कि ये सारे मुकदमे, सारे भ्रष्टाचार के आरोप फर्जी हैं और राजनीति से प्रेरित है। क्लीन चिट मैं तो नहीं बताता मिली है हूं। कहीं किसी मैं को। बताता हूं कैसे। आम आदमी पार्टी के नेताओं पर, हमारे मंत्रियों पर, विधायकों पर, सांसदों पर कुल मिलाकर 165 मुकदमे हुए। आज से पहले से लेकर आज तक 165। 165 में से 140 मुकदमों में आम आदमी पार्टी को क्लीन चिट मिल गई। 25 मुकदमे अभी भी कोर्ट में चल रहे हैं, उसमें भी बहुत जल्द बरी हो जाएंगे। हर केस में भाजपा की एजेंसियों को मुंह की खानी पड़ती है। आपने सत्येंद्र जैन साहब की बात करी। पिछले 1 महीने से सत्येंद्र जैन साहब के केस में ट्रायल कोर्ट का जज भाजपा की एजेंसियों से पूछ रहा है कि तुम कह रहे हो कि जैन साहब ने घोटाला किया, सबूत दो। क्या सबूत है? सबूत के नाम पे ठनठन गोपाल। आज अमानतुल्लाह खान के केस में जिनका आपने नाम लिया, बेल देते हुए ट्रायल कोर्ट के जज ने कहा कि ये फर्जी मुकदमा है, कोई दस्तावेज आपके पास नहीं है, कोई आरोप आप सिद्ध नहीं कर पाए, कोई एविडेंस आपके पास नहीं है, हम इनको बरी कर रहे हैं बाइज्जत। आज फर्जी मुकदमे डालकर कीचड़ उछालने की कोशिश बीजेपी करती है। आम आदमी पार्टी इस देश में, गौरव भाई, इकलौती कट्टर ईमानदार पार्टी है और इकलौती कट्टर देशभक्त पार्टी है। आपकी ये कट्टर ईमानदार पार्टी का जो ये नारा है बड़ा फेमस हो गया। कट्टर ईमानदार क्यों कहते हैं? ईमानदार खाली क्यों नहीं कहते? कट्टर क्यों लगा देते हैं? इसलिए कहता हूं क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी की कस्में हिंदुस्तान में हर शख्स खाता है। हर शख्स जानता है कि कोई भी बेईमान हो सकता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल बेईमान नहीं हो सकता। ये आरोप लगाएंगे। इनका मकसद क्या है? आप इनका मकसद समझिए। भाजपा का मकसद है कि अंत में यह साबित कर दें कि ये आम आदमी पार्टी वाले भी हमारे जैसे हैं, ये भी वही करते हैं जो हम करते हैं, ये भी वही गोरख धंधों में शामिल है जिसमें हम शामिल हैं। लेकिन फर्क इतना है कि वो साबित नहीं कर पाते हैं। लोग जान जाते हैं कि इनके षड्यंत्र क्या है। आज मनीष सिसोदिया जी पर रेड करी, उसके बाद भाजपा क्या कहती है मनीष जी को कि सारे सीबीआई और ईडी के केस बंद कर देंगे तुम्हारे। आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में आ जाओ। आज हेमंत बिस्व शर्मा जब दूसरी पार्टी में, सुनिए मेरी बात, देखो 10 सेकंड दे दो, 10 सेकंड। हेमंत बिस्व शर्मा जब दूसरी पार्टी में थे तो भाजपा उन्हें बेईमान कहती थी। भाजपा में आ गए तो सारे मुकदमे उनके रुक गए। नारायण राणे जब दूसरी पार्टी में थे तो उनको सबसे भ्रष्ट कहती थी भाजपा। इसी भाजपा में जब नारायण राणे आ गए तो सबसे साफ हो गए। सुवेंदु अधिकारी जब तृणमूल कांग्रेस में थे तो शारदा चिटफंड स्कैम में कहते थे ये सबसे बड़ा भ्रष्ट आदमी है, सब अभियुक्त नंबर 1 होना चाहिए। जब वही सुवेंदु अधिकारी भाजपा में आ गए तो सारे सीबीआई ईडी के केस बंद हो गए, सबसे पाक साफ वो हो गए। सीबीआई ईडी एजेंसियों का निजी इस्तेमाल अपनी निजी राजनीति के लिए भाजपा करती है, ये लोग जानते हैं। ठीक है, ठीक है। ऑडियंस में से भी अब कुछ सवाल लेंगे और ऑडियंस में एक सवाल नहीं, लेकिन एक जो सवाल पूछ रहा था आपसे, आपने कहा कि मनीष सिसोदिया जी को ऑफर दिया जाता है। आपने कहा कि कॉल भी आया जब बात हो रहा था, लेकिन आप लोगों ने आज तक वो नाम नहीं बताया कि किसने फोन किया था, कहां से फोन आया था, किस बता देंगे तो जरा व्यूअर्स के लिए आसान रहेगा। मैं पंजाब का जिक्र कर देता हूं। पंजाब में हमारे 1 दर्जन विधायकों को फोन गए, मुलाकातें हुई और 25 करोड़ रुपए की रकम, मंत्री पद का ऑफर, मैं बता रहा हूं, मंत्री पद का ऑफर हमारे 12 विधायकों को दिया गया और कहा गया कि आप पार्टी छोड़कर आ जाओ, अपने साथ 2-2, 3-3 और बिल ले आओ। 35-40 हमने वैसे ही इंतजाम कर लिया, हम सरकार तोड़ देंगे या भाजपा की सरकार बनेगी। हमारे लोगों ने उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग करी, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग करी, सारी कॉल रिकॉर्डिंग्स करी, पूरे दस्तावेज बनाए और पंजाब के डीजीपी के दफ्तर में जाकर दे दिए। इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पंजाब सरकार का दिल्ली में भी दे दीजिए। दिल्ली का नाम नहीं बता रहे आप। मैं मनीष सिसोदिया जी को पूछ रहा हूं, मनीष सिसोदिया जी को कौन बीजेपी नेता फोन? अभी मनीष जी थोड़ी देर में आपके मंच पे आएंगे, आप जरूर पूछिएगा। बीजेपी के बहुत बड़े नेता ने फोन किया था, वो आपको बताएंगे। चलिए, बिल्कुल पूछेंगे ये। अब ऑडियंस में से अगर कोई सवाल लेना चाहे यहां पर, जी प्लीज माइक दीजिए इनको। राघव जी, मैं जगदीश शेट्टी V9 से। मेरा सवाल यह है कि आपकी पार्टी और भाजपा की पार्टी, जिस आप लोग रेवड़ी की बात करते हैं, और उस रेवड़ी को गुजरात की जनता पिछले 27 साल से अपने सिंहासन पे वो रख रहे हैं, मतलब जो भाजपा उनको जिता रही है, उनको पसंद कर रही है। तो आपका गुजरात में आने के बाद ऐसी कुछ बात तो आपको लगी होगी कि हाँ, गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये काम किया है, इसकी वजह से गुजरात की जनता जो है वो भाजपा को बार बार वोट करती है। मैं आम जनता के परिप्रेक्ष्य में आपको पूछ रहा हूं। देखिए, पिछले 27 साल से गुजरात में भाजपा की सरकार है। इसका श्रेय
भाजपा को कम और एक निकम्मी कांग्रेस को ज्यादा जाता है। कांग्रेस पार्टी आज वो टक्कर, वो विकल्प, वो ऑपोजिशन बीजेपी को दे ही नहीं सकती, वो फाइट बीजेपी को दे ही नहीं सकती जो आम आदमी पार्टी दे सकती है। और राजनीति में लोगों के सामने जब तक विकल्प नहीं आएगा तो लोग विकल्प को अपनाएंगे ही नहीं। लोग फिर वही पुरानी घिसी पिटी 27 साल पुरानी कमीज पहनेंगे। अब आप सोचें, आप 27 साल से एक ही रंग की एक ही शर्ट पहने जा रहे हैं। हर शख्स चाहता है यार मैं नई शर्ट पहनूं, मैं नई सरकार लाऊं, मैं बदलाव लाऊं, परिवर्तन लाऊं। एक नया मॉडल है अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस, जिसकी बड़ी चर्चा हम देखते हैं, सुनते हैं। एक बार अपनाकर देखूं, नहीं पसंद आएगा तो 5 साल बाद छोड़ देंगे, एक बार तो अपनाऊं। लेकिन ये मॉडल एक वायबल ताकत, एक मजबूत विपक्ष बन के पहली बार गुजरात के लोगों के सामने आया है। इसीलिए गुजरात के लोग इस बार आम आदमी पार्टी को अपनाना चाहते हैं और इसीलिए गुजरात के लोग कह रहे हैं कि ये दिवाली 2022 की दिवाली भाजपा की गुजरात में आखिरी दिवाली होगी। ठीक है, जिग्नेश जी दूसरा एक सवाल ले लेते हैं कहीं से। और कोई पूछना चाह रहा है इस पे? प्लीज सर। राघव जी, मेरा एक सवाल है आपसे कि आपने सब बातें की, लेकिन उद्योग जगत के प्रोत्साहित करने के लिए आपकी रणनीति क्या रहेगी? देखिए, इंडस्ट्री और स्टेट हैंड इन हैंड जाना चाहिए। चाहे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो, मीडियम स्केल इंडस्ट्री हो या बड़े स्तर की इंडस्ट्री हो। जब तक इंडस्ट्री, एक बड़े स्तर पे इंडस्ट्री को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा और एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं क्रिएट करी जाएगी, इसे रेखांकित करके पढ़े हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड, सामान्य एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिलेगी, तब तक ना इंडस्ट्री तरक्की कर पाएगी ना स्टेट तरक्की कर पाएगी। और सबसे बड़ी चीज जो हर सरकार के लिए आज एक दर्द बना हुआ है, रोजगार पैदा नहीं होगा। आज गुजरात में मुझे बताया जा रहा था एक हेड क्लर्क की पोजीशन के लिए, एक हेड क्लर्क की पोजीशन के लिए 236 शायद पोस्ट क्रिएट करी गई, वेकेंट थी 236 पोस्ट। 236 पोस्टों पे नौकरी पाने के लिए 2.5 लाख एप्लीकेशंस आई। तो ये बेरोजगारी का आलम, बेरोजगारी का रूप जो गुजरात में दिखाता है। और गुजरात को हम लोग एक इंडस्ट्री स्टेट के नाम पे जानते हैं। जैसे कहा जाता है गुजरात एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री स्टेट है, यहां न जाने कितनी इंडस्ट्री है। अगर इंडस्ट्री इतनी बढ़िया होती और इतनी फल फूल रही होती तो यहां रोजगार भी उतना अच्छा होना चाहिए था, लेकिन इतनी ज्यादा रोजगार नहीं है और इतनी बेरोजगारी का आलम है। तो कहीं ना कहीं इस पूरी इंडस्ट्री को, इंडस्ट्रियल पॉलिसी को रिवर्क करने की जरूरत है और स्मॉल स्केल से लेकर मीडियम स्केल तक और ऊपर तक जाने की जरूरत है। सिर्फ एक वर्ग विशेष को नहीं, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। एक सवाल इधर से भी, आपके पास माइक है, इनको प्लीज माइक दे दीजिए, माइक पास कर दीजिए। ये गुजरात का यूथ आपसे कुछ पूछना चाहता है। जरूर 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 पूछिए। आप दे दीजिए पीछे उनको, इनको माइक दे दीजिए, माइक दे दीजिए। जी बोलिए। नमस्कार, मेरे आपसे 2 क्वेश्चंस हैं। पहला तो एक आपने बोला कि केजरीवाल जो है वो 135 करोड़ का वो उनका परिवार है, ये मेरा परिवार है, तो उनके लिए सभी धर्म, सभी लोग एक होंगे। तो एक नेता ऐसा होना चाहिए मेरे ख्याल से कि अगर किसी भी कम्युनिटी या किसी भी लोगों के ऊपर कुछ हो रहा है तो उसको अपना दुख व्यक्त करे। अगर वो दुखी हो तो वो दुखी होना चाहिए। हमने नहीं, यहाँ पे सबने देखा होगा, एक सांसद में एक फिल्म आई थी कश्मीर फाइल्स, उस पे उन्होंने हंसी उड़ाई थी। क्या एक नेता को ये शोभा देता है कि किसी कम्युनिटी के ऊपर उनके दुखों के अत्याचारों के ऊपर एक फिल्म बनी है तो वो ऐसे उनकी हंसी उड़ाए? एक नेता को ये हक नहीं है। ठीक है। और एक दूसरा भी प्रश्न है, मैं पूछ ही देती हूँ। हाँ, दूसरा भी ये प्रश्न है कि ये जो आप बोल रहे हैं कि मुफ्त में पानी मिलेगा, मुफ्त में पानी की अभी बहुत वैल्यू है, पीने लायक पानी बहुत ही कम है पूरे विश्व भर में। और एक रही बिजली, 1 यूनिट की अभी कीमत है 8 रुपए। अगर आप किसी हर घर को 300 यूनिट देते हो तो 24,000 रुपया जाता है। अगर ये सब आप मुफ्त करोगे तो उसका सारा पैसा देश को शायद भुगतना पड़ेगा। और आपको हमें फिर अगर ये सब हम करेंगे, मुफ्त करेंगे, एक तरफ हम बात करते हैं मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेड इन इंडिया और हम आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं, और एक तरफ अगर आप मुफ्त का लालच देकर अगर गुजरात के लोगों से ये कहते हैं कि आप ये करो तो फिर वो नहीं हो सकता है। मैं जवाब देता हूं। जहां तक आपने बिजली और पानी की बात करी, आम आदमी पार्टी ये कहती है कि एक सामान्य जनक जीवन जीने के लिए जितना पानी आपको चाहिए, यूनाइटेड नेशंस कहता है
कि एक परिवार को सामान्य 4 लोगों के परिवार को एक सामान्य जीवन और एक डिग्निफाइड लाइफ के लिए एक महीने में 20,000 लीटर पानी चाहिए। हम कहते हैं उतना पानी, और 300 यूनिट बिजली चाहिए एक डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए एक महीने में, उतनी बिजली हम सबको देंगे। हमारे संविधान में लिखा है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है, इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट। ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि सबको अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, ट्रांसपोर्ट, बिजली, पानी मुफ्त में मिले। ये भारत में जो अरविंद केजरीवाल जी का एक सोशल सिक्योरिटी नेट बनाने की कोशिश है, ये कोई अजूबा नहीं है। यूरोप के कई देशों में, दुनिया के कई देशों में, विकसित देशों में मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त शिक्षा मिलती है, सारे सिटीजन्स को मिलती है। और ये जो पैसा की आप बात कर रहे हैं, ये पैसा आपका और मेरा है। जिस टैक्स को आप और मैं भरते हैं, वो अगर हमें ही सुविधा देने पे खर्च हो तो उसे फिजूल खर्ची नहीं कहते। लेकिन आपकी और मेरे जीएसटी और इनकम टैक्स जो हम सरकारों को जमा कराते हैं, उससे बड़े बड़े नेताओं को 10-10 हजार यूनिट महीने के मुफ्त बिजली मिले, बड़ी बड़ी गाड़ियां मिले, मुफ्त के इलाज मिले, वो फिजूल खर्ची है। जब एक मुख्यमंत्री 250 करोड़ का आलीशान जहाज अपनी यात्रा के लिए खरीदे, और अगर उस 250 करोड़ से गुजरात के बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए अच्छे स्कूल बने, अच्छे अस्पताल बने, वो फिजूल खर्ची नहीं है, ऐसा हम मानते हैं। और कश्मीर फाइल्स पे एक सवाल, उस पे तो मैं साफ कहना चाहता हूं, तो भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है। एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बीजेपी चलाती है जो अरविंद केजरीवाल जी के बयानों को मैन्युफैक्चर करके आगे फॉरवर्ड करती है। अरविंद केजरीवाल जी ने भाजपा को एक्सपोज किया, ना कि किसी एक वर्ग विशेष के खिलाफ बात करी। उन्होंने कहा था यूट्यूब पे अपलोड कर दो, टैक्स फ्री करने की क्या जरूरत है, ऐसा कुछ कहा था उन्होंने विधानसभा में। उन्होंने एक भाजपा के समर्थक, जो आदमी राजनीति कर रहा है, एक विषय को लेकर उसको एक्सपोज करने की कोशिश कर। ठीक है, चलिए, गारंटी की हम बात कर रहे थे, अभी आप लोगों के पास समय बचा तो फिर से आएंगे, लेकिन गारंटी की बात कर रहे थे। आप लोगों ने एक और गारंटी दी है, रोजगार की गारंटी। आपने कहा है कि एक तो 10 लाख नौकरियां देंगे, और अगर जब तक नौकरी नहीं दे पाते तब तक 3,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। दैट अगेन कम्स टू इकोनॉमिक्स की वो कैसे पैसा आएगा, ठीक है। लेकिन मैं कुछ आपको डेटा बताना चाहता हूं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की जो सबसे ताजा रिपोर्ट है अगस्त 2022, अगस्त 2022 की, वो ये कहती है कि दिल्ली में बेरोजगारी दर है 8.2%, जबकि गुजरात की बेरोजगारी दर है मात्र 2.6%। तो आपसे गुजराती ये नहीं पूछेगा कि पहले दिल्ली में तो नौकरी दे लो, गुजरात में कैसे दोगे? दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने 12 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरियां दी, नंबर 1। नंबर 2, जब भी आप बेरोजगारी दर कैलकुलेट करते हैं, हम आमतौर पे बेरोजगारी दर में सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड लेबर को लेते हैं। अच्छा, इस बीच मनीष जी भी आ चुके हैं। मनीष जी, आपका भी स्वागत है, प्लीज। बहुत बहुत स्वागत है। हम हर बार जब भी बेरोजगारी दर की बात करते हैं तो हम ऑर्गेनाइज्ड लेबर, ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स जो होती है उसकी दर देखते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड लेबर फोर्स की तो बात ही नहीं करते हैं। तो ये आंकड़े बेमानी है, नंबर 1। नंबर 2, आज मैंने तो आपको सीएमआई के क्या आंकड़े हैं, कौन सी रेटिंग एजेंसी ने क्या आंकड़े दिए, उसको दरकिनार करते हुए एक छोटा सा उदाहरण दिया कि गुजरात में एक हेड क्लर्क की नौकरी के लिए 236 पोस्टें निकली, उसमें लाखों, 2.5 लाख लोगों ने अपनी एप्लीकेशन आवेदन देकर उस नौकरी में भर्ती करने की इच्छा जाहिर करी, एक हेड क्लर्क की नौकरी के लिए। तो आप सोच सकते हैं गुजरात में बेरोजगारी का क्या हाल। हम ये कहते हैं, दिल्ली में हमने करके दिखाया, जो कहते हैं वो करते हैं, गुजरात में भी करके दिखाएंगे। आज हमने ये नहीं कहा कि हम 2022 तक सबकी आय दुगनी कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमकाना कर देंगे। हमने जो जो वादे करे वो सारे वादे डिलीवर करे। पंजाब में जब हमने 300 यूनिट बिजली मुफ्त करने का वादा किया था, तो यही विपक्ष के लोग कहते थे कि कैसे करोगे, पंजाब पे तो 4 लाख करोड़ का कर्जा है, 3 लाख करोड़ का कर्जा है, दिल्ली में तो चलो आपके पास सरप्लस बजट था, कैसे करोगे। आज पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार ने 300 यूनिट बिजली मुफ्त और कर उसी दी। पंजाब में सैलरी डिले हो गई थी राघव। इसीलिए नहीं, वो कोई और कारण था, मैं उस पर आता हूं। इसीलिए कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी जो कहते हैं वो करते हैं। चलिए, मैं आता हूं, पंजाब वाला भी उसमें आंसर दे दीजिएगा। लेकिन कहा जाता है कि गुड पॉलिटिक्स इज बैड इकोनॉमिक्स, बट आपका एक वादा है ओल्ड पेंशन स्कीम का, और अगेन पंजाब में भी आप ला रहे हैं, आपने वादा किया, अभी आया नहीं है वो। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम इज बैड इकोनॉमिक्स विद बैड पॉलिटिक्स ऑल्सो, क्योंकि ये बहुत बड़ा जो एक्सचेकर है, जो हमारा जो सूबे का जो खजाना है, उस पर बहुत ज्यादा असर डालेगा, और ये
माली हालत खराब कर देगा। और आप उसको केवल क्योंकि पॉलिटिक्स आपको उसमें करनी, और वो इसमें पॉलिटिक्स भी अच्छी नहीं है, क्योंकि आपको जीतना है इसलिए आप ऐसे वादे कर रहे हैं जो बाद में सूबे की जनता को भुगतना पड़ेगा। ओल्ड पेंशन स्कीम अच्छी है,